नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ऑल इन वन। इस वीडियो में मैं फिटर ट्रेड में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे टेक्नीशियंस, भेल, बीएचएल, डीआरडीओ किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा और इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। 51 क्वेश्चन जो है कार्बन सीयर फायर यानी लकड़ी की आग, एक क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इसे बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जी हाँ, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलीय आग ऑयल फायर को बी क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर। जी हाँ, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर इज ग। अगला क्वेश्चन गैस से आग द्वारा जब लगी हो तो उसे सी क्लास की आग कहते हैं। उसे बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो ड्राई पाउडर का यूज किया जाता है। बिजली की आग यानी इलेक्ट्रिक फायर, बिजली द्वारा लगी आग को हम लोग डी क्लास का आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हेलन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। चेतावनी चिन्ह की आकृति क्या होती है? चेतावनी चिन्ह की आकृति क्या होती है? तो इसकी आकृति जो होती है त्रिभुजाकार। जी हाँ, त्रिभुजाकार होती है, यानी राइट आंसर होगा आपका ग इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना हत्थे वाली रेती फाइल का उपयोग करने से क्या होगा? तो चोट लग सकती है। नट पर बोल्ट को कसते समय उचित साइज के स्पिनर का प्रयोग ना करने से क्या होगा? स्पिनर टूट जाएगा, स्पिनर फिसल जाएगा, यानी चोट लग जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, चारों ऑप्शन सही है। घ इज द राइट आंसर। किस उद्योग में आग लगने का कारण क्या नहीं होता है? यानी आग लगने का कारण इनमें से कौन नहीं है? तो बिजली की शॉर्ट सर्किट ये है, धूम्रपान करना ये है, बिजली के तार ढीले कनेक्शन ये भी है, जबकि फर्श पर कचरा पड़ा होना ये नहीं है। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रक्रिया ना करे, यानी मुंह से सांस दिया जाए तो सही प्रक्रिया ना हो, तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? हमें तुरंत चिकित्सक को सलाह देना चाहिए, यानी हमें तुरंत चिकित्सक यानी डॉक्टर की सलाह दे या सलाह ले। आग में मिले होते हैं, यानी आग में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं? तो ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, तीन चीज़ मिले होते हैं, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। यानी राइट आंसर इज ख। किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? तो शॉर्ट डस्ट या रेत डालकर हम साफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करनी चाहिए? सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? अगर हम ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं तो आंखों की सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सुरक्षा ऐनक यानी सेफ्टी गॉगल्स लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ज्वलित विद्युत तार के निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? यानी अगर एक विद्युत ज्वलित तार से हम लोग क्या
अग्निशामक यूज़ करते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्घटना होने का कारण क्या है? निम्न में से दुर्घटना होने का क्या कारण है? तो बिजली की नंगी तारों पर पानी फेंकना, हैमर का हैंडल मजबूती से फिट ना होना, जिस कार्य के बारे में ज्ञान ना हो उसे करना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है घ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्यशाला में आग लगने का कारण क्या है? कार्यशाला में आग किसके कारण होता है? तो कार्यशाला को साफ सुथरा रखने से आग नहीं लगेगा, कारण नहीं है। तो निम्न में से कार्यशाला में यानी वर्कशॉप में आग लगने का क्या कारण नहीं है? तो कार्यशाला में अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तो आग नहीं लगेगा। जबकि वेल्डिंग के गैस सिलेंडर से आग लग सकता है, धूम्रपान करने से आग लग सकता है, बिजली के तारों को ढीला कलेक्शन करने से आग लग सकता है। आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो आग लगने के कारण का पता ना लगाएं। आग लगने पर हमें क्या नहीं कर, आग लगने का कारण का पता ना लगाएं, उसे तुरंत बुझाने का प्रयास करें। प्राथमिक चिकित्सक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्राथमिक चिकित्सक को घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का बर्ताव करें। यदि व्यक्ति के अंग में खून बह रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करें। जहाँ तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से बचा दें। यानी यहाँ पर ऑप्शन जो है तीनों सही है, यानी घ इज द राइट आंसर। यदि आँख में कोई रसायन या कण गिर जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? आँख को नहीं मलना चाहिए, आँख में नहीं मलना चाहिए। ड्रिलिंग मशीन से कटे हुए बुरादे ब्रश से साफ करने चाहिए। यदि किसी कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? इसकी सूचना अपने अधिकारी को शीघ्र दें। इसकी सूचना अपने अधिकारी को शीघ्र देना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय यदि वह खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो मशीन के स्विच को तुरंत बंद कर देना चाहिए। चिपिंग करते समय ध्यान रखें, यानी जब हम मटेरियल की चिपिंग करते हैं तो हमें कटिंग एज पर ध्यान देना चाहिए। क इज द राइट आंसर। क इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अग्री त्रिभुज में 3 तत्वों की उपेक्षा की जाती है, वो कौन कौन से होते हैं? तो वे होते हैं ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। 3 तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है? बिजली को बुझाने के लिए झाग अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड रूल की अल्पत मांग कितनी होती है? तो इसका आधा mm होता है, यानी 0.5 mm भी कह सकते हैं। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है तो पैटर्न मेकर में किया जाता है। पैटर्न मेकर में श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर, जिसको अभियांत्रिक गुनिया भी कहा जाता है, के स्टॉक के अंदरूनी सिरे पर एक अंडरकट लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो अंडरकट लगाने का ट्राई स्क्वायर में उद्देश्य होता है बर को शार्प करने के लिए, यानी जो भी बर आ जाएंगे उसको शार्प करने के लिए किया जाता है। साधारण कैलिपर की साइज लिया जाता है। साधारण कैलिपर की साइज लिया जाता है तो रिवेट यानी कि रिवेट कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। दस 10,000 माइक्रोन किसके बराबर होता है?
तो 10 mm के बराबर होता है। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड बना होता है, जी हाँ, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड बना होता है। तो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल बने होते हैं। स्टैंडर्ड रूल किसके बने होते हैं? तो वह स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार है? यानी अप्रत्यक्ष मापी यानी इनडायरेक्ट औजार है। तो ये है आपका हुक रूल। जो हुक रूल जो है आपका अप्रत्यक्ष औजार नहीं है, इसमें पूछ रहा था, जबकि नहीं है। भी ब्लॉक की साइज जो होता है किया जाता है, भी ब्लॉक की साइज जो होते हैं उसकी लंबाई से, चौड़ाई से और ऊंचाई से, तीनों से किया जाता है। एंगल प्लेट की साइज लिया जाता है। एंगल प्लेट की साइज हम लोग किससे लेते हैं? तो यहाँ पर नंबरों से हम लोग एंगल प्लेट की साइज लिया जाता है। निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन से हैं? यानी इनडायरेक्ट। तो यूनिवर्सल बेवल, कॉम्बिनेशन बेवल और हेमीस्फेरिकल गेज, ये तीनों अप्रत्यक्ष मापी यंत्र हैं। ट्राई स्क्वायर का आकार किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का आकार उसके ब्लेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। टूल रूल की सहायता से कम कितनी माप लिया जा सकता है? यानी 0.5 mm, यानी 0.5 mm या हाफ mm भी कह सकते हैं। स्टील रूल होता है। स्टील रूल एक डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टील रूल डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। पंचिंग करते समय पिक पंच के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो ये 15 डिग्री का कोण बनता है। इंजीनियरिंग वाइज का साइज निम्न में पर आधारित होता है। तो मूवेबल जॉब की लंबाई पर आधारित होता है। बहु उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन में करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता उसे क्या कहते हैं? तो उसे जिग कहते हैं। यानी जिग का काम होता है टूल को गाइड करना। फिटिंग शॉप में प्रयोग में होने वाली लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं? यानी लकड़ी का जो हैमर फिटिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मेलट के नाम से जानते हैं। मेलट के नाम से जानते हैं। हैमर का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? हैमर का वर्गीकरण उसके किस अनुसार किया जाता है? तो भार के अनुसार और पेन के अनुसार किया जाता है। वाइस में स्पिंडल में थ्रेड कटी होती है। यानी जो होते हैं वाइस में कौन सी स्पिंडल में थ्रेड कटी होती है? तो होता है स्क्वायर थ्रेड। कौन सा? स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉल पेन हैमर की पेन आकार की होती है। तो बॉल पेन हैमर की जो पेन होती है यानी ये वाला भाग, ये किस आकार की होती है? तो दोस्तों ये जो होता है आपका गोलाकार आकार की होती है। बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर होती है। तो कारीगर की ऊंचाई के बराबर जो होती है बेंच वाइज की ऊंचाई, उसके कारीगर के कोहनी के ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। लकड़ी के कील को निकालने के लिए हम लोग किस हैमर का प्रयोग करते हैं? यानी लकड़ी से कील निकालना हो तो हमें किस हैमर का प्रयोग करना चाहिए? तो क्लॉ हैमर का प्रयोग करना चाहिए। ये कुछ ऐसा बना होता है, यानी क्लॉ हैमर का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फिनिश्ड पार्ट पर चोट
लगने के लिए हैमर उपयोग करना चाहिए। कोई फिनिश पार्ट है उस पर चोट लगाने के लिए हमें ख़राब होने से बचाने के लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करना चाहिए, सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करना चाहिए।